हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको आज करवाने वाला हूं सैंपल पेपर का सेक्शन डी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आप सारे पार्ट देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये मैं सेक्शन डी करवा रहा हूं। टोटल 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो सेक्शन जो ये डी है आपका, ठीक है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक। ठीक है, और उसके बाद आता है केस बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन ई में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 32 से स्टार्ट होता है सेक्शन डी जो है। और पहला क्वेश्चन लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और बड़ा खतरनाक है, मतलब देखने में तो बहुत खतरनाक है। और कल ही मेरे पास कमेंट आया था कि सर सेक्शन डी करवा दो क्योंकि कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे समझाने की। तो इसमें लिखा है मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन दिस। अब ये देखो बड़ा अजीब सा लिखा है y ग्रेटर देन 0, और ये मतलब एक आपको कंडीशन दे रखी y ग्रेटर देन 0 और यहां पे लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी है y ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1। ठीक है, और एक आपका है x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2। कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे पास हैं। चलिए एक एक करके समझते। देखो इसमें और इसमें एक खास बात यह है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहां पे भी y की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस से ऊपर, और यहां पे देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब राइट साइड मतलब। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी होगा। चलिए ये तो समझ में आती है मुझे, कंडीशन इधर की है इधर की। पहले फोकस करते हैं इस वाली कंडीशन पे, यानी y लेस देन, मतलब एक तो आपका है 0 से बड़ा है y, यानी y हमारा ग्रेटर देन 0 है। एक कंडीशन तो चलो हमने इससे यहां निकाल ली, ग्रेटर देन का साइन y पे लगा दिया। और एक कंडीशन में ये लिख रहा हूं, यहां पे क्या है y ग्रेटर देन 0 है, वो ऑलरेडी यहां पे कवर हो जाएगा। तो मेन हमें फोकस करना है यहां पे y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 पे। यहां पे x 0 से बड़ा है, यानी कि एक कंडीशन ये हो गई, और एक हो जाएगी x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने कंडीशन को थोड़ा ब्रेक कर लिया, थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी कोई इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पहले तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमें पहले ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ऐसे यहां पे y इज इक्वल टू किसका, x प्लस 1 का, और ये तो भाई x इज इक्वल टू 2 का। इतनी लाइन हमें पहले, कर्व या लाइन जो भी है, इनको हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद ये x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, ये देख लेंगे। ठीक है, ये देख लेंगे बाद में। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया ना, कर दिया आसान। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, ये क्या है बताओ, ये क्या है, थोड़ा लगाओ दिमाग वीडियो पॉज करके। तो क्या ये पैराबोला है? क्योंकि अगर आपने मुझसे पढ़ाई की है तो मैंने ऐसे सिखाया है कि पैराबोला में x और y जो दो वेरिएबल होते हैं उनमें एक पे पावर 1 होती है और एक पे पावर 2 होती है, और जिस पे पावर 1 होती है उस एक्सिस पे पैराबोला बनता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी ये कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा दे दिया है। नॉर्मली हम पैराबोला ऐसा बना देते हैं y एक्सिस पे, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि x 0 पे y 0 नहीं है। देखो अगर आप x को 0 पुट करोगे तो क्या y 0 मिलेगा, नहीं, x 0 पे y 1 मिलेगा। इसका मतलब हमारा पैराबोला थोड़ा अलग बनेगा इस तरीके से, मतलब 0,1 वर्टेक्स होगा, x 0 पुट करोगे y 1 आएगा, और हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये एक चीज तो यहां पे ये थोड़ी स्टैंडर्ड हो गई भाई। ठीक है, क्लियर होगा, समझ में आ गया। है पैराबोला लेकिन थोड़ा चेंज क्या हो गया कि x की वैल्यू 0 पे y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट आया है वो आया है 0,1। क्या है हमारा जो पॉइंट आया है वो आया है 0,1। अच्छा जी, अब एक लाइन है। अब इस लाइन को कैसे ड्रॉ करें, तो कुछ पॉइंट की बात करूं तो x 0 पे y 1 है, इसका मतलब हमारा लाइन भी इस पॉइंट से तो पास हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लो x की वैल्यू आपने 1 रख दी तो y 2 आ जाएगा, 2 रख दोगे 3 आ जाएगा। तो एक और पॉइंट हम कहीं आगे ले सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहां पे ले लिया, हमने मान लो यहां पे ले लिया x को 1, ये पॉइंट क्या है 1,2 और ये 0,1। तो हमने इस तरीके से, ये हमारा x यहां पे 1 है और y यहां पे 2 है। तो इन दो पॉइंट से हम लाइन एक ड्रॉ करने जा रहे हैं।
इन दो पॉइंट से लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है, 1 मिनट हम इसका यूज कर लेते हैं, प्रॉपर लाइन दिख जाएगी, 1 मिनट इससे बना देते हैं। आप स्केल से बनाना, तो हम इस तरीके से हमारी ये लाइन बनेगी। 2 पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर होगी क्या? यह चीज क्लियर होगी। ये पॉइंट क्या है 1,2, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओके जी। अब एक है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कैसे बनता है? जहां पे भी x 2 होगा, मान लो यहां है, तो y के पैरेलल, ये y एक्सिस है, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। चलो बना देते हैं y के पैरेलल लाइन, तो ये हमारी लाइन होगी x इक्वल टू 2 होगी। अब आते हैं कि यार इसमें बाउंडेड पार्ट कौन सा है? कोई कहेगा सर यहां है बाउंडेड पार्ट, कोई कहेगा सर ये छोटा सा पार्ट बाउंडेड है। तो वो डिसाइड कौन करेगा? वो ये इनइक्वलिटी जो थी, सब में इनइक्वलिटी लगी ना, वो डिसाइड करेगी। चलो एक एक करके आते हैं इनइक्वलिटी पे। तो भाई हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। अच्छा, पहले हम इनइक्वलिटी इस वाले को देखते हैं, y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको पता है पैराबोला ओरिजिन हमारा यहां है 0,0। हम इन जनरल ओरिजिन को रेफरेंस मान लेते हैं, तो अगर हमने पुट कर दिया 0,0, तो y हमारा 0, x हमारा 0, तो 1 0 से बड़ा यानी ट्रू कंडीशन है, यानी इस पैराबोला को ओरिजिन को होल्ड करना पड़ेगा, यानी पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे कवर करेगा इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस लाइन पे। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो थी ये वाली, ये कौन सी लाइन थी हमारी? ये, और यहां पे कंडीशन ये थी। तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं 0,0, तो यहां पे भी 1 बड़ा है 0 से, ट्रू कंडीशन आ रही है, तो इस लाइन के आंसर नीचे होगा। एरो नीचे बना दिया, इससे साफ पता लग गया कि इस लाइन के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि लाइन का नीचे है, पैराबोला का भी नीचे है। ओके, अब क्या बचा? अच्छा, इस पे आ जाओ। x इक्वल टू 2 लिया था और x लेस देन भी 2 था। लेस देन 2 मतलब इस लाइन के इस साइड, यानी एरो हमारा इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ये दो छोटी छोटी कंडीशन जो हमने छोड़ दी थी, इसका क्या मतलब था? y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहां होता है? x एक्सिस पे। तो ये डार्क थोड़ा कर दूं अगर मैं, तो ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 0, और y यहां पे ग्रेटर देन 0 भी है, यानी पॉजिटिव साइड, यानी ऊपर जाना है। ऐसे यहां पे एक हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा, और x इक्वल टू 0 कहां होगा? y एक्सिस पे होगा। तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन 0 से बड़ा भी लेना है तो राइट साइड होगा। तो वैसे भी तुम्हें इन दो कंडीशन से परेशान नहीं होना होता है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जो भी आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बताओ कौन सा आंसर दिख रहा है आपको बाउंडेड? बताओ, आप लोग खुद से पहले वीडियो पॉज करो, डिसाइड करो कौन सा एरिया है, ठीक है। पैराबोला के नीचे, यानी ये वाला पार्ट, और इस लाइन के भी नीचे, यानी ये वाला पार्ट। क्या ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है? देखो ध्यान से, जो मैंने मार्क करा है, अगर इसको पॉइंट दे दूं O A B C D, इस तरीके से ये पूरा फाइंड आउट करना है क्या? यस और नो? देख लो, समझ में आ गया? तो अब अगर हम एरिया जो फाइंड आउट करना है हमें, तो कितना आएगा? तो यहां पे अब आपको पता चल गया, इस पैराबोला के नीचे और लाइन के नीचे ये वाला एरिया निकालना है। तो यहां एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी या 2? तो आंसर है 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेंगी 2? समझो, एक स्ट्रिप काम करेगी 0 से लेके 1 तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक है पैराबोला, ठीक है। और 1 के बाद देखो पैराबोला नहीं है, लाइन है, और जब भी कोई कर्व चेंज होता है तो फिर हम स्ट्रिप भी चेंज करते हैं। तो एक स्ट्रिप हमें यहां लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं, इस वाले को अगर मैंने बोला y1, ये है y1 dx, तो ये ले लिया y2 dx, ठीक है। तो एक यानी हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी 0 से 1 y1 dx, और एक लेना पड़ेगा 1 से 2 y2 dx। y अल्टीमेट ये y1 y है, ठीक है। वो तो इसलिए y1 लिख देते हैं, जब दो चीजें आती है तो हम 1 2 लगा देते हैं।
अच्छा ये समझ में आ गया, एक हो गया 0 से 1, एक हो गया 1 से 2। अब अगर मैं y1 की बात करूं तो ये स्ट्रिप हमारी पैराबोला से आ रही है, तो y की लू पैराबोला से रखना है, तो y कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 0 से 1 यहां पे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 से 2 y2 वाली जो स्ट्रिप है वो लाइन पे लाई कर रही है, यानी 1 से 2 लाइन है, लाइन कहां है ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहां पे ये बस इसको सॉल्व कर दो, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर है पक्का? तो इसको पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं इसकी, और देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। आप लोग पहले निकाल लो मुझसे, ठीक है? तो देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। तो यहां पे पहले 1 पुट करा, तो 1 का क्यूब 1, 1/3 प्लस 1, बीच में माइनस, फिर एक्स को 0 पुट करा, लोअर लिमिट 0 हो गई। यहां पे अपर लिमिट रखा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, बीच में माइनस, फिर 1 पुट करा तो 1/2 प्लस 1, इस तरीके से आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 प्लस 1, 4/3 प्लस, ये कट गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो 4/3 प्लस, यहां पे अगर 2 एलसीएम लिया तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, 6 यहां पे एलसीएम ले लो, और देखो खुद से करो यार कैलकुलेशन, इसमें रट्टा मत मानना, ठीक है? 3 2 जा 6 8, 2 3 जा 6 15, 15 प्लस 8 23/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा आंसर। क्लियर है क्या? तो आंसर आएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। पक्का आ गया आपका आंसर? तो इसको नोट कर लो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में कैसे ग्राफ के बारे में सोचना है, और आपको उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया हो, ठीक है? अब देखते हैं यहां पे नेक्स्ट हमारा रिलेशन फंक्शन पे है, क्या लिखा है, n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n to n, नेचुरल नंबर में है, और एक रिलेशन दे रखा है कि a b रिलेटेड टू है c d, तो ये कंडीशन है फॉर ऑल a b c d, जितने भी एलिमेंट है बिलोंग करते हैं n into n में, r ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है ये चीज, और फिर इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 2,6 की। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, यही मतलब होता है भाई। कोई भी रिलेशन है अगर उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव अगर कर देते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमें कंडीशन क्या गिवन है? हमें कंडीशन गिवन है कि अगर ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेट कर रहे हैं, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो इसका मीनिंग है ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या है? ए डी इक्वल टू बी सी। इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ए डी मतलब पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए डी इक्वल टू बी सी आ रहा है। चलो रिफ्लेक्सिव करते हैं। अच्छा, आपको हो सकता कुछ लोग डाउट आएगा, सर हम तो ऐसे लिखते थे, ए बी एक कंडीशन है, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और ए इक्वल टू मान लो है बी प्लस 2, ऐसा कुछ होता था। ये अजीब सा नहीं हो गया ऑर्डर पेयर? इसमें क्या हुआ है, इसमें जैसे दो एलिमेंट है हमारे, ठीक है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में, यहां पे क्या हुआ है, ये खुद में ये समझ लो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा ए है और ये कहीं ना कहीं पूरा बी है, ऐसा समझो। ए को खुद में एक ऑर्डर पेयर बना दिया है और बी को खुद में एक ऑर्डर पेयर बना दिया। आप ऐसे रिलेट करोगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी, ठीक है, कि ये ए खुद में अब बन गया है ऑर्डर पेयर और बी खुद में एक बन गया है ऑर्डर पेयर। तो अब आप बताओ, रिफ्लेक्सिव में आप किसको चेक करते थे? ए कॉमा ए को, इस बी की जगह ए करते थे। तो इसलिए मैं इस चीज को लिखवा रहा हूं कि यहां ए और बी मान लो। क्यों? क्योंकि आप बी की जगह ए करते थे रिफ्लेक्सिव में, तो यहां बी हमारा ये है, ये पूरा ए है, तो गलती से बच्चे यहां ए कॉमा ए लिख देते हैं। ये नहीं करना है आपको। यहां पे रिफ्लेक्सिव में चेक किसको करना होगा पता है? ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यानी कि आपको दूसरे वाले को चेंज करना है ना। देखो जैसे यहां पे इसको पैरेलल देखो, जब ए बी होता तो क्या बी को ए देखते थे कि नहीं? बी को चेंज करते थे कि ए को चेंज करते थे? सोचो, लगाओ दिमाग।
आप जो भी करते थे वो बी में करते थे, तो आप बी को इसको मान के चलो, मतलब माइंड में आप इसको बी लेके चलो, तो इसका ना इसमें चेंज करना है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है क्या ये कंडीशन ट्रू आएगी, आएगी तो ये कंडीशन लाई करेगी रिलेशन में, तो देखते हैं। तो अब ये कंडीशन क्या कहती है कि पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो करते हैं, पहला वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई ए बी और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई बी ए, तो क्या ए बी इक्वल टू ए बी आ गया? क्या हमारी कंडीशन ट्रू आ गई? और अगर कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ये ए बी रिलेट कर जाएगा ए बी से, यानी ये ऑर्डर पेयर लाइक करेगा। तो इसका मतलब सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अब किस पे आते हैं? सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता था याद करो, आप उसी वाली कंडीशन समझो कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या लाना होता है? बी कॉमा ए लाना होता था, याद आया कुछ? उल्टा यहां पे मैं बार बार इधर ए और बी लिख दिया, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो पहले तो इफ की कंडीशन लिखो। तो इफ की कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से, क्योंकि जो कंडीशन होती थी वही लिखते हैं पहले, तो ये पूरी कंडीशन लिखना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए डी इक्वल टू बी सी। अच्छा, लाना क्या होता है? इसका उल्टा बी ए। तो बी ए मतलब ये ए है और तुम्हारे लिए ये बी है, यानी थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो ऐसे क्वेश्चन लिए। तुम्हें लाना है सी कॉमा डी रिलेट कर जाए किससे? ए कॉमा बी, उल्टा करना है ना, बी ए। तो बी हमारे लिए ये है और ये हमारे लिए ए है। अच्छे क्वेश्चन से मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो भाई ये आ गया और ये आ गया। अच्छा जी, अब इतना आने के बाद ये कैसे आएगा? तो इसका प्रीवियस स्टेप क्या होगा भाई? ये कब आ रहा था आंसर? ये कब आया? जब ए का मल्टीप्लाई डी में हुआ और बी का मल्टीप्लाई सी में हुआ। तो यहां पे सी का मल्टीप्लाई बी में होना चाहिए और डी का मल्टीप्लाई ए में। अब आप ये देख लो, क्या इस स्टेप के बाद मैं ये स्टेप लिख सकता हूं? लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्या ए डी को मैं डी ए लिख सकता हूं, बी सी को मैं सी बी लिख सकता हूं, इसको एलएचएस में कर दो, इसको आरएचएस में, क्या यही स्टेप आएगा? इसका मतलब ऐसे ऐसे करके हम यहां पहुंच गए और ये आ गया। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब आप पहले रिजल्ट लिख लिया करो और उससे आप आइडिया लिया करो लाना क्या है, यही अप्रोच रखना कोई हार्ड क्वेश्चन अगर आ जाए। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया? ये हमारा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। और इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। इधर तक आगे समझ में अच्छे से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? अब आ जाते हैं किस पे? ट्रांजिटिव पे। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव करते हैं यहां पे, ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव कैसे होता था याद है? ट्रांजिटिव होता था कि ए बी, पहले ए बी सोचा करो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो भैया ए कॉमा सी रिलेट करना चाहिए। ऐसी तो होता था। इसका मतलब सी हम खुद से लेते थे, सी हम खुद से लेते थे। यहां पे ए और बी ऑर्डर पेयर में है, तो आप कैसे लिखोगे? दो कंडीशन लिखनी है इस बार। इफ ए बी रिलेट टू सी डी, यानी ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इसका मीनिंग है ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब एंड करके दूसरी कंडीशन हमें लिखनी होती खुद से, बी कॉमा सी। तो बी हमारे लिए क्या है? सॉरी, ए बी, हाँ सी डी। बी हमारे लिए सी डी है, तो यहां तो सी डी आएगा। किससे रिलेट करवाओगे? जैसे यहां पे एक नया एलिमेंट लेते थे, तो यहां पे भी नया एलिमेंट ले लेंगे ई कॉमा एफ। क्या आप बात समझे? देखो, माइंड में हमेशा ए बी लेके करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो, यहां पे ए बी होता था, तो ए बी का मतलब ये ए है और ये बी, तो मैंने ये कंडीशन लिख दी। फिर क्या होता था? बी सी, तो बी मैंने देखो किसको लिया? इसको। बी मैंने ये लिख दिया। सी हम खुद से लेते थे ट्रांजिटिव में, तो यहां पे हमें ऑर्डर पेयर में लेना होगा, तो डी तक ऑलरेडी है तो ई एफ ले लिया आरएस में। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट क्या हो रहा था? फर्स्ट हो रहा है मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, तो सी और एफ मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे,
ठीक है। अच्छा, अब लाना क्या होगा, AC लाना होता था, यानी कि पहला और लास्ट वाला। तो पहला हमारा AB है, तो हमें लाना होगा AB, और रिलेट किससे करवाना होगा, लास्ट वाले से, EF से। पहले आंसर लिख लो, क्योंकि कभी भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो भैया पहले पता होना चाहिए लाना क्या है तुम्हें, ठीक है। तो ये लाना है, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये सोचा करो ये आएगा कैसे। तो पहला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा यानी AF, और बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी हमें ये लाना है बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। बस अब ये बीच में मैंने जो स्पेस रख रखी है वो इसलिए कि सोचो, लगाओ दिमाग के कैसे क्या किया जाए और ये रिजल्ट आ जाए। कितना आसान बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है बेस्ट वे से मैं मतलब कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को समझ में आ जाए कि यार कैसे हम ट्रांजिटिव वाली कंडीशन प्रूव करते हैं। बुक में तो समझ में आएगा नहीं कि यार क्यों करा, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं और आप वो लेवल से समझ लो, ठीक है, तो बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। क्या आप समझ गए इतनी बात कि हमें ये लाना है। चलो लगाओ दिमाग कि इन दो कंडीशन से ये रिजल्ट कैसे आ सकता है। सोचते हैं, यहां है AD इक्वल टू BC, यहां है CF इक्वल टू DA। यहां पे कहीं भी D का कोई काम नहीं है ना, देखो D आंसर में नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, D की वैल्यू यहां से निकाल लो और D की वैल्यू यहां रख दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, D की वैल्यू यहां से निकाल ले रहे हैं, कितनी आएगी, BC अपॉन A आएगी, और इस D की वैल्यू को यहां रख देते हैं और देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो CF इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन A, BC अपॉन A इंटू E। तो देखो C से C कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AF इज इक्वल टू क्या BE आ गया, क्या हमारा सेम रिजल्ट आ गया, AF इज इक्वल टू BE, यही तो लाना था। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, इतना काम हो गया। अब इसमें एक और पार्ट था, इक्विवेलेंस क्लास बताओ 2,6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, पहले इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि आपके पास कंडीशन है AB रिलेट करता है CD से, इसका मतलब है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2,6 के लिए ऑर्डर पेयर बताना है तो ये कहना ये चाहता है कि इस ऑर्डर पेयर के लिए कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं, यानी कि AB बताना है, और समझ लो CD तुम्हें दे दिया है, यानी ये दे दिया है, यानी इस ऑर्डर पेयर के लिए कौन से ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये मतलब है सिंपल इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये समझा करो कि जो दो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट पूरा ये है, तो तुम्हें एक एलिमेंट दे दिया ये वाला 2,6, और ये पूछ रहा है कि अब A, B क्या हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि ये पता है और ये AB हमें फाइंड आउट करना है कि AB क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कितने हो सकते हैं ये AB, कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, AB वो हो जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। देखो, इस कंडीशन के हिसाब से तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो A का मल्टीप्लाई 6 में होगा 6 से, और बीच वाले मल्टीप्लाई 2B। अब आप देख लो ये कंडीशन कब कब ट्रू आएगी। तो यहां से पता लग रहा है कि B जो है वो 3A के इक्वल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने A को 1 रखा, देखो केस 1 A 1 रखा यहां पे, तो B कितना आएगा, 3 आएगा। A को 2 रखा तो B 6 आ जाएगा, समझ रहे हो। A को 3 रखा तो B 9 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहां तक ले जाएं, ये डिपेंड करता है कि आपको शुरुआत में एलिमेंट कितने दे रखे थे। तो यहां पे तो नेचुरल नंबर बोल रखा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमसे बोलेगा जो सेट A है ना, उसमें एलिमेंट 1 से लेके 10 तक हैं या 6 तक है, तब तो हमें 10 से ज्यादा जानी नहीं है फिर। लेकिन यहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये केसेस चलते जाएंगे। तो अगर A और B इतना है तो हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास है, E.C लिख देता हूं, इक्विवेलेंस क्लास वो क्या क्या हो सकता है, 1,3, यानी कि AB हमें ये निकालना था ना, तो AB हमारा 1,3 हो सकता है, 2,6 हो सकता है, और 3,9 हो सकता है, और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहां पे
नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो चलते जाएंगे। अगर हाँ कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होते 10 तक 11 तक तो उस हिसाब से हम रोक देते उसको। जैसे मान लो बोलता 10 से कम है तो 9 पे ही हमें रोकना पड़ता, फिर आगे नहीं लिखते। तो फिलहाल ये इक्विवेलेंस क्लास हुई। क्या हुआ इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कि दो जो एलिमेंट होते हैं उसमें एक एलिमेंट आपको दे दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या ए बी होगा वो तुम्हें बताना होता है। आया समझ में बढ़िया से? मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक करके और फीडबैक कमेंट सेक्शन बता दो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो आपके पास इसमें एक और पार्ट है, क्या लिखा है, सो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 और ऑन टू। देखो जब कोई 1 1 और 1 2 हो ना तो भैया सेट पैटर्न का यूज करना है। अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी, आपने मुझसे एनसीईआरटी सॉल्व करी तो भैया ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सेट मेथड यूज करिए। सेट मेथड क्या है, 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। लेकिन यहां पे मॉड है तो मॉड को तो हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस बार जो फंक्शन दे रखा है वो मॉड में दे दिया है। तो एक काम करते हैं, केस 1 हमने ले लिया x की वैल्यू 0 से बड़ी और केस 2 ले लिया x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0। अब यहां पे अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये मॉड हमारा पॉजिटिव से ब्रेक होता है तो fx हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। और इस वाले केस के लिए अगर हमारा x लेस देन 0 है तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा तो ये आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब यहां पे x हमारा लेस देन 0 है, यहां पे x हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, 1 1 के लिए हम fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं। चलो करते हैं। तो fx अगर ये है तो fx1 कितना होगा, इसको रिप्लेस कर दो x1 से, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू fx2 क्या होगा, इसको x2 रख दो, x2 अपॉन 1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 और x2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस x1 में, तो x1 प्लस x1 x2 x2 प्लस x2 इंटू x1, x2 x1 कट जाएंगे सेम ही होते हैं, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता तो हम बोलते हैं कि 1 1 फंक्शन है, लेकिन हम इस केस के लिए भी देख लेते हैं, इधर भी fx1 इक्वल टू fx2 कर लेंगे। अब यहां पे fx1 इक्वल टू fx2 लिखा तो यहां पे आ जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 रख दो तो x2 अपॉन 1 माइनस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x2 x2 मल्टीप्लाई 1 माइनस x1, तो x1, ठीक है, माइनस का x1 x2 x2 माइनस x2 x1, x1 x2 और x2 x1 एक ही बात है, कट जाएगा। तो ये भी क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये भी x1 x2 आ रहा है, ये भी x1 x2 आ रहा है, तो 1 1 हो गया। तो एक पार्ट तो हमने कर दिया कि भैया दिस फंक्शन इज 1 1। तो पहले आप इतना नोट कर लो और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सेट मेथड रहता है। अब ऑन टू जो होता है, ऑन टू के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाता है तो ऑन टू हो जाता है। अब रेंज जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आपने 11th क्लास में किया हो आपने देखा होगा रेंज कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है, कभी कभी बहुत सेट मेथड यूज करना पड़ता है, कभी कभी बड़े बड़े मेथड लग जाते हैं। रेंज में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिल सकता है और मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बताऊंगा, तुम्हें पता है मैं तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। तो आप दूसरे सॉल्यूशन देके कंफ्यूज मत हो जाना और टफ मत बना देना इसकी रेंज निकालना। इसकी रेंज निकालना आसान है, मैं बताता हूं। यहां पे लिखा है फंक्शन r टेंड्स टू दिस, तो ये तुम्हारा होता है डोमेन और एरो के बाद जो लिखा है वो कोडोमेन है, यानी कोडोमेन की वैल्यू -1 से +1 है। कोडोमेन की जो वैल्यू है वो है -1 से +1, ये आप समझ लो। यानी तुम्हें रेंज देखना है कि क्या तुम्हारी रेंज -1 से +1 आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है। अब करने के तरीके ऐसे होते हैं, कुछ बुक्स में आप देखोगे या कहीं सॉल्यूशन जब इवन आप देखोगे तो वो fx को y लेके करेंगे, फिर यहां पे 2 केस बनाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं और बिल्कुल सही है, सटीक, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। क्या आप क्या इतनी बात बोल सकते हो कि 1 प्लस मॉड x हमेशा 0 से बड़ा होगा? बताओ,
क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट है? क्योंकि मॉड की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, उसमें अगर 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा। ओके, यानी ये रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, अब समझना, ये नंबर लाइन है, अगर हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ली, लेट से हमने 2 ले लिया मान लो, तो 2/1 + 2 2/3 आएगा। ओके, तो कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं ना। अगर मैंने x को 2 रखा तो 2/1 + 2 तो 2/3 आया। क्या ये वैल्यू लेस देन 1 है? यस। अगर मैंने x को 3 पुट करा तो 3/1 + 3 तो 3/4। क्या ये भी वैल्यू लेस देन 1 है? इसका मतलब है अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट पुट कर रहा हूं तो मेरा जो आउटकम है वो हमेशा लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? लेस देन 1। इसका रीजन क्यों है, क्या है पता है? क्योंकि अगर केस 1 की बात करूं जिसमें मैंने अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करी, ठीक है, पॉजिटिव पुट करने पे हमेशा आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, यानी कि जो x है वो हमेशा छोटा है 1 + mod x से। इसका मतलब है हमारी इसमें जो रेंज आएगी इस वाले पार्ट में, आउटकम जो आएगा इस वाले केस के लिए, वो हमेशा क्या होगा, हम ये कह सकते हैं जो f(x) की वैल्यू है वो लाई करेगी कहां? 0 और 1 के बीच में। ठीक है। अच्छा, केस 2 की बात करूं जिसमें मैं x को 0 के बराबर ले लेता हूं, तो 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो f(x) 0 आ गया। तो अभी हमें 2 केस मिल गए, एक और केस ले लेते हैं, केस 3, जिसमें मैंने बोला x को लेस देन 0। ठीक है, इसमें देखो क्या आता है हमारा, चलो कुछ नेगेटिव रखते हैं, -2 रखा मैंने, तो ऊपर तो -2 होगा लेकिन नीचे 1 + -2 का मॉड प्लस हो जाएगा, यानी 2 आएगा, -2/3। लेकिन ये वैल्यू जो है वो -1 से कम होगी। आप नंबर लाइन ले लो, -1 से कम होगी क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो नेगेटिव की, -1 से कम ही मिलेगा, चाहे निकाल लो। ठीक है, वो क्यों आएगा पता है? क्योंकि न्यूमरेटर का जो नंबर होगा वो तो हमेशा छोटा होगा लेकिन बाहर माइनस होगा। तो इसका मतलब जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो f(x) की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी हो जाएगी? -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। ठीक है, आप करके देख लो, कुछ रखो। ये आपका कितना आ रहा है, देखो 0.6 आएगा माइनस का, तो ये -1 से कम है, यानी ये नंबर लाइन है, यहां 0 यहां -1, तो ये यहां लाई करेगा -1 से 0। आप कुछ पुट कर लो। तो आपने देखो फाइनली सारे केस ले लिए हैं। आपने x को 0 से बड़ा भी ले लिया, 0 के बराबर भी ले लिया, लेस देन 0 भी ले लिया। क्या हमने सारे नंबर्स ले लिए? तो आंसर है हां। लेकिन हमें जो आउटकम मिले वो क्या मिले हैं, ध्यान से देखना। इसमें मिला है 0 के बराबर, इसमें मिला है 1 से छोटा यानी इधर, और यहां मिला है -1 से 0। तो क्या हमारी रेंज फाइनली, अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा फाइनली, क्या वो हमें -1 से +1 मिली है? क्या यही कोडोमेन था -1 से 1? तो आपने प्रॉपरली इसको बताया कि भाई इसकी रेंज इतनी ही आ रही है, और इसके बाद आप लिख दोगे कोडोमेन इक्वल टू रेंज दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये मेथड हो सकता है आपको कहीं देखा हो, बहुत कम मिलेगा या मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने सीधी बात है, मैं हमेशा बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे आसान वे में लिखना और टीचर को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब ये मेथड किस बुक में दे रखा है, आरडी में, आरएस में, किस बुक में, मैं मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये मेथड आपका बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा एक बेस्ट कंटेंट लेके आता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको मेथड बहुत अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। ठीक है, बुक में तो इसका सॉल्यूशन देखोगे, केसेस बना देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लो। ठीक है, तो फाइनली हमने 1 भी कर दिया और ऑन टू भी कर दिया। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व, हमें सॉल्व करना है और वेरिएबल नीचे दे रखे हैं। तो जब भी वेरिएबल नीचे दे रखे हो तो पहले एक काम कर लेते हैं, 1/x को एक नया वेरिएबल ले लो u। ठीक है, सबसे पहले काम यही किया करो,
ये जो वेरिएबल है ना नीचे लिखे हैं 1/x को u ले लो, एक नया वेरिएबल, 1/y को v ले लो और 1/z को एक नया वेरिएबल w ले लो, तो एक नॉर्मल फॉर्मेट में अब आ जाएगी इक्वेशन। तो देखो क्या बन जाएगा, ये क्या है 2 इंटू 1/x है, तो 1/x u है, तो ये बन जाएगा 2u प्लस का 3v प्लस का 10w इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, 4/x है तो 4u माइनस का 6v प्लस का 5w इक्वल टू 1, ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड में आ जाएगा 6u प्लस का 9v माइनस का 20w इक्वल टू 2, ये आ गई थर्ड कंडीशन। ये आ गई थर्ड कंडीशन, लिख दी मैंने। अब कैसे मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको सॉरी मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 10 लिख लिया, यहां 4 माइनस 6 और ये 5, यहां 6 9 माइनस का 20, यहां पे लिखेंगे u v w और राइट हैंड साइड में क्या है 4 1 2, यही तो आएगा। इसमें हम इसको कैपिटल A मैट्रिक्स ले लेंगे, इसको कैपिटल U ले लो, ठीक है, या X भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको X लेने की आदत है, चलो X ले लो, और राइट हैंड साइड वाले को B ले लो। तो अगर X निकालना होता है तो हमें A इनवर्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, A इनवर्स। पहले तो आप इतना नोट करो, और A इनवर्स हमें निकालना है इसका, ये समझो क्या निकालना है हमें, A इनवर्स, ठीक है। तो भाई A इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स कैसे निकलेगा, पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई A इनवर्स के लिए हमारी जो मैट्रिक्स A है वो ये है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास है 2 3 10 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस का 2, ठीक है। तो चलो अब हम जल्दी फटाफट इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट सब निकल ही आएगा, पहले चलो हमें A इनवर्स निकालना ना, तो A इनवर्स का फॉर्मूला याद है क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट, यानी आपको एडजॉइंट चाहिए होगा। और एडजॉइंट कैसे आता है याद है, माइनर और कोफैक्टर। तो पहले ये 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स होंगे वो निकाल लेते हैं, यानी M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। अब ये कैसे आता है याद है, M11 कैसे आएगा, इसको हाइड करो, तो 6 2 जा 12 माइनस का ये 45, कितना आ जाएगा 45 में अगर 12 गया, पहले 2 गया तो 43 33 माइनस का 33 आ गया, ठीक है। और आप लोग ये वीडियो पॉज करके ना खुद से निकालो, इसमें मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो हम चेक कर लेंगे। मैंने इसका आंसर देखेंगे कितना आता है। M12, अरे ये कभी कभी इरेजर ना बड़ा काम बिगाड़ देता है, ठीक है। M12 में देखो ये हाइड करोगे तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 6 5 जा 30 यानी माइनस का 30 ना, तो माइनस का 38 आएगा ये। फिर आते हैं इस पे, इसको हाइड करा, ये हाइड करा तो 36, ये भी प्लस का 36 हो जाएगा, यानी 72 आएगा। बार बार बोल रहा हूं आप खुद से करें कैलकुलेशन, बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं, ये और ये हाइड करा, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस का 90, तो 90 में 6 गया 84। इसको हाइड करा तो ये और ये हाइड करा तो माइनस का 4, देखो ये और ये हाइड हुआ माइनस का 4। देखो आपने सीख रखा होगा ना, तो आप अपने लॉजिक से करिए, बस चेक करिए आपके सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये और ये हाइड करा था ना मैंने, कौन सा निकाल रहा हूं ये, हाँ, तो ये हाइड करा तो माइनस का 4 और ये प्लस का 60, तो ये आ गया 56। ये हाइड करा तो ये आ गया 18, देखो इस एलिमेंट का ये हाइड कर दिया तो 18 प्लस का 18 36 आएगा ये। फिर इसका करेंगे तो ये और ये हाइड करा तो 15, ये देखो 15, ये प्लस का 60 हो जाएगा यानी 75। और फिर इसके बाद इसका करेंगे तो ये और ये हाइड होगा 10 प्लस 40 50, और लास्ट इसका करा तो माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 24, ये माइनर आ गए। माइनर के बाद निकालते हैं कोफैक्टर यानी C11, तो सेम आता है C12।
अगर इन दो सम नंबर का सम अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो, तो प्लस का 38। इवन है सम तो फिर सेम रहेगा। यहां पे ऑड आ रहा है, देखो 2 + 1 3 होता है, तो ये माइनस का 84 होगा। C22 सेम आ जाएगा। C23 में भी ऑड आ रहा है तो सेम साइन चेंज कर दो। C31 में सेम आएगा, C32 में साइन चेंज होगा, और C33 में कितना आ जाएगा, माइनस का 24। कोफैक्टर आ गए। अब आप इतना नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं और फिर चेक करेंगे। अभी मैंने एडजॉइंट इसका लिख रखा है क्योंकि मुझे पता है कि एडजॉइंट अगर मैं नहीं लिख के रखूंगा तो पता चले पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। तो एडजॉइंट मैंने लिख रखा है, पहले अपना निकाल लेते हैं। एडजॉइंट हमारा होता है जितने भी हमारे कोफैक्टर हैं उनका ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो माइनस का 33, 38 और ये 72, माइनस का 84, 56, माइनस का 36, फिर आपका ये 75, माइनस का 50 और ये माइनस का 24। ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज मतलब पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, तो माइनस 33, 38, 72, माइनस 84, 56, माइनस का 36, 75, माइनस 50, माइनस का 24। ये हमारा एडजॉइंट आया। अब मैं चेक कर लेता हूं कि सारे नंबर हमारे क्या ठीक है या हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें तो यार कुछ अलग दिख रहा है। 75 है, 110 है, बड़े अलग नंबर आ रहे हैं, बहुत खतरनाक टाइप के। ठीक है, हमारे इतने खतरनाक नहीं है। ये तो ठीक, ये वाला नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक, 0 आ रहा है यहाँ। ऐसा क्यों हुआ? हमने कुछ कोफिशिएंट तो गड़बड़ नहीं लिख दिए हैं। ओके, ये यहाँ पे एक गलती क्या हुई, 2 की जगह 20 था ना, यहाँ 6 9 ये 20 था, ये कोफिशिएंट लिखते टाइम यहाँ 20 नहीं लिखा, इस वजह से सारी गड़बड़ हो गई, इस वजह से सारी गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो अब दोबारा मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर से काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कर दूं, कर लूं क्या? देखो ये आएगा 120, ये आप कर लेंगे, इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। एक मिनट, मेरे पास कोफैक्टर मैंने लिख रखे हैं, अगर लिख रखे होंगे तो मैं दिखा कर दूंगा। सीधा एडजॉइंट ही लिख रखा मैंने इधर भी और मोबाइल में भी हमने जो फोटो, तो फिर आप कर लोगे। देखो एक मैं C11 चेक कर लेता हूं। देखो अगर ये 20 है तो ये आएगा, देखो माइनस का 120 यानी प्लस हो जाएगा, और प्लस का 45। ठीक है, बीच में माइनस आएगा तो 75 आएगा। हाँ सही है, ठीक है, ये 75 आएगा, तो ये आ जाएगा 75 माइनर। चलो मैं कर देता हूं, 75 आएगा, मैं कर देता हूं। ये छोटी कभी कभी ना बड़ी दिक्कत कर जाती है। तो आप माइनर जब निकालोगे, देखो M11, तो देखो ये आएगा 120 माइनस का 45, 75 हो जाएगा। M12 की बात करें तो ये और ये हाइड करेंगे, तो माइनस का 80, ये लिया, ये और हाइड किया, माइनस 80 माइनस का 30 ना, तो 110 आएगा। हाँ, तो अब आ रहा है ये 110। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 110 M13, तो ये और ये हाइड करेंगे 36, ये प्लस का 36, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं M21 पे, तो ये और ये हाइड करा तो माइनस का 60 और माइनस का 90, तो ये आएगा माइनस का 150। हाँ अब ठीक आ रहे हैं सारे। ठीक है, M22 निकालोगे तो कितना आएगा? देखो इस एलिमेंट का ये और ये हाइड होगा तो माइनस का 40, देखो ये और ये हाइड हो गया, माइनस का 40 माइनस का 60 यानी माइनस का 100। हाँ ये भी ठीक है, माइनस का 100 आ रहा है। फिर M23 ये करेंगे तो ये 18 माइनस 18 ये 0 हो जाएगा, और फिर ऐसी M31 निकालेंगे तो ये आपका हाइड होगा तो ये 15 और प्लस का 60 कितना आ जाएगा? 75 ही है। ठीक है, फिर M32 की बात करूं तो ये और ये हाइड होगा, ये और ये 10 और ये 40 30 माइनस का। ठीक है, M33 लास्ट एलिमेंट, ये और लिया तो ये 12, ये 12 माइनस का 24। ठीक है, अब जल्दी से कोफैक्टर लिख दो, जो रूल हमें पता है।
तो मैंने ये कोफैक्टर्स लिख दिए। ये आ गया कोफैक्टर, ठीक है, C31, C32, C33। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर, ठीक है। तो भाई हमारा फाइनली एडजॉइंट कितना हो जाएगा, जो भी ये कोफैक्टर हैं इनका ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर लिख लो पहले, 75, 110, 72, 150, ये 150, ये -100, 0, फिर ये 75, 30 और ये माइनस का 24। ट्रांसपोज कर लेते हैं एडजॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 माइनस का 24। तो फाइनली अब एडजॉइंट देखते हैं। 75 एक दिस, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट आ गया ना, अब हमें डिटरमिनेंट भी निकालना होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट भी तो चाहिए होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तभी तो ए इनवर्स निकलेगा। तो डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट जो है वो दो तरीके से निकलता है। एक तो नॉर्मल, पहले ये एलिमेंट लोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, माइनर, ये सब करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें कोफैक्टर भी पता है और एलिमेंट भी पता है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, पहला एलिमेंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके कोफैक्टर से, यानी 75 से, प्लस दूसरा एलिमेंट 3 है, मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफैक्टर से, यानी 110 से। फिर तीसरा एलिमेंट 10 है, मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफैक्टर से। ये रूल लगा दो, तो आपको प्रॉपर पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है इससे। तो ये 150 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 330 और ये हो गया 720। 720 में 330 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 1050, तो 1200 आ जाएगा, 1200 आ गया भाई डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आंसर आ जाएगा 1/1200 और एडजॉइंट ए का जो पूरा आया रिजल्ट वो लिख दो, 75, 150, 75, 110 माइनस का 100 और ये 30, 72, 0 माइनस का 24, यही तो आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा क्या, x, और x क्या होता है, a इनवर्स b। तो x हो जाएगा, a इनवर्स हमारा ये है 1/1200 मल्टीप्लाई 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 माइनस का 24। अच्छा b क्या था, b देख लेते हैं क्या है हमारा। b होता है ये राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स है 4, 1, 2, ठीक है। तो 4, 1, 2 लेना है यहां पे, 4, 1, 2। तो अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1200 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x आ जाएगा। चलो करें, करो आप लोग। तो x इक्वल टू 1/1200, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 300 प्लस 150 का 150 में होगा तो 150 और 750 का 2 में होगा तो 150। फिर सेकेंड रो इस कॉलम में करेंगे तो ये 110 4 440 आएगा, माइनस का 100 आएगा और ये प्लस का 60 आएगा, ठीक है। फिर 72 का मल्टीप्लाई करो तो 144 इंटू 2 288 और ये 0 हो जाएगा, माइनस का 48। देख लो कुछ इसमें नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखते हैं। अब यहां से x आ गया कितना, 1/1200, 150 प्लस 150 300, ये 600 हो गया, ये -40 कट जाएगा 400 हो गया, और ये 280 में 8 में 48 जाएगा 240 आएगा। अब ये 1200 सब में डिवाइड करो तो फाइनली हमारा जो x है वो आ जाएगा 600 अपॉन 1200, 400 अपॉन 1200, 240 अपॉन 1200, यही तो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो x आ गया 1/2, ये आ गया 1/3 और ये कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 24 इंटू 5 120 होता ना, 1/5। अच्छा कैपिटल X हमने किसको लिया था, कैपिटल X अगर आपने प्रॉपर नोट करा तो UVW को लिया था हमने,
तो इसका मतलब u हमारा 1/2 हो जाएगा, v हमारा 1/3 हो गया, w हमारा 1/5 हो गया। अच्छा u क्या था 1/x, तो x2 आ गया, ठीक है। और v क्या था हमारा 1/y, तो y3 आ गया। w क्या था 1/z, तो z हमारा 5 आ गया। समझ में आया? तो क्या x y z तीनों आगे आगे पक्का? तो बस इस तरीके से हमने x y z निकाल, ये आ रहा था 1x235, ठीक है। क्लियर है? देख लो, नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहां पे हमारा 3D से क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज, इमेज का क्वेश्चन आया है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। और देखो इमेज वाला क्वेश्चन है, जो भी हो आप ट्राई करा करो वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में करने का, उससे थोड़ा आसान रहता है समझना, ठीक है। मैं तो किसी से भी कर दूं, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है कार्टेशियन फॉर्मेट से। तो पहले तो जो लाइन आपको दे रखी है ना, इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लिया करूं। तो आपको बेसिकली एक लाइन है, ठीक है, आपको क्या है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और उस लाइन की, जैसे ये लाइन की इक्वेशन ये है, और एक पॉइंट है हमारे पास जिसको हम P बोल देते हैं। इसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं इमेज यहां, इसकी यहां आ रही है, ठीक है, इस P पॉइंट की इमेज जो है। अब यहां पे इमेज वाला क्वेश्चन अच्छे समझ लो कैसे करते हैं, फिक्स रूल है। एक लाइन की इक्वेशन ये है, लाइन को आप मिरर की तरह ट्रीट करो। कैसे? मिरर है मतलब ये, ठीक है। तो पहले तो मैं इस लाइन को कन्वर्ट कर रहा हूं कार्टेशियन फॉर्मेट में। कैसे करूंगा? देखो, j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप इस तरीके से गिवन है। हमें कार्टेशियन में लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉइंट और dr। तो पॉइंट हमें यहां से मिलेगा, i का कोई टर्म नहीं है तो 0, j का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट 2 है, तो ये पॉइंट हो गया। डायरेक्शन रेशियो यहां से मिलते हैं, तो dr हो जाएगा 1 2 3 i j k के कोफिशिएंट। अब आप बताओ कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस ये पॉइंट है x1 y1 z1, तो x1 0, a डायरेक्शन रेशियो 1, y माइनस y1 1, b हमारा ये है 2, z माइनस 2 ये 2 है, और नीचे c कितना है 3। तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्मेट, यानी कि हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, x माइनस 0 अपॉन माइनस 1, y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। लाइन की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब करते क्या है, बिल्कुल फिक्स अप्रोच है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से अगर याद रख लें क्या क्या हमें करना है तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने चलो इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, और ये ध्यान रखना P और I का इस लाइन पे हमेशा मिड पॉइंट होता है। दिस इज मिड पॉइंट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ इक्वल लेंथ पे होती है मिरर से, तो ये और ये मिड पॉइंट होता है बेसिकली। अब ठीक है, मिड पॉइंट तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले कहीं ना कहीं हमारा जो M है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और कभी भी कोई पॉइंट निकालना हो किसी लाइन पे तुरंत इसको लैम्डा के इक्वल लिख लो। यहां से जो x y z आएगा वो इसी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं x। तो x माइनस 0/1 को हमने लैम्डा करा, तो x कितना आ जाएगा लैम्डा। ऐसी y माइनस 1/2 को लैम्डा के इक्वल करो, तो y आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, इस 1 को उधर भेज दिया। z माइनस 2/3 को लैम्डा करा, तो z आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो यही हमारा m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कितना आ गया m का कोऑर्डिनेट, अगर मैं लिख दूं लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, ये हमने पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करते हैं, फिक्स रूल है बिल्कुल कि आपको क्या करना है, इस pm के dr निकालना है। क्या निकालना है, dr ऑफ pm। अब कैसे निकलता है dr पता है, x2 माइनस x1, 2 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं। x2 अगर ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ना लिखना है तुम्हें इतना x1 y1 z1,
बस मायने में रखो, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो dr कैसे आता है, x2 माइनस x1 तो लैम्डा माइनस 1 कॉमा y2 माइनस y1 तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 6 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 3। तो कितना आ गया ये, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और ये 3 लैम्डा माइनस 1, यही तो आएगा। अब आपको पीएम के डीआर मिल चुके हैं, तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो आपस में है परपेंडिकुलर। तो जो इसके डीआर है, लेट्स से A1 B1 C1, और जो लाइन के डीआर हैं, जो नीचे वो डीआर है ना, तो ए यहां पे -1 है। अगर मैं लाइन की बात करूं, या मैं अलग लिख देता हूं, अगर स्पेस की यहां कमी है मैं यहां लिख देता हूं। डीआर ऑफ लाइन कितने हैं, डीआर ऑफ लाइन हमारे पास है नीचे वाले नंबर -1 2 3। इसको अगर मैं A2 B2 C2 बोल दूं, तो इसके डीआर A1 B1 C1, इसके डीआर A2 B2 C2। तो PM परपेंडिकुलर है लाइन के साथ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, यही तो होता है। तो ये लगा देते हैं, तो लैम्डा -1 मल्टीप्लाई होगा A2 यानी -1, B1 2 लैम्डा -5, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर हमारा क्या है 3 लैम्डा -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा निकालते तो माइनस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 1, 4 लैम्डा माइनस का 10, 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 13, 13 माइनस 1 12 लैम्डा, 1 माइनस 10 माइनस का 9 माइनस 3 माइनस का 12, तो लैम्डा 1 आ जाएगा यहां से। और अगर लैम्डा 1 आ गया, पहले इतना नोट कर लो, मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, मेन चीज जो काम की बस वो लिखेंगे, पहले आप इतना नोट करें, ठीक है। चलो अब मैं सिर्फ, हमें इस फिगर का काम है, बस इस फिगर का, जिसमें P पॉइंट हमें पता है कितना है हमारा 163। अब M पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये M है ना, लैम्डा अगर 1 आया है तो लैम्डा के लिए 1 रख दो, तो M पॉइंट आ गया 1, यहां लैम्डा 1 रखा तो ये आ गया 3, यहां लैम्डा 1 रखा तो 5, ये भी पॉइंट आ गया। और यहां हमारा है इमेज, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, x, y, z ले लेता हूं। अब ये है मिड पॉइंट, तो क्या हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x प्लस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के। तो हमें तो मिड पॉइंट पता है ना कितना है, x कोऑर्डिनेट 1 है ना। ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, बीच के टर्म 3 के। फिर ऐसे z1 प्लस z2 वो किसके इक्वल आएगा, 5 के, z कोऑर्डिनेट के। यहां से x y z मिल जाएगा, हमें इमेज मिल जाएगी। तो कितना आ गया देखो, x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x आ गया 1 के बराबर, y प्लस 6 इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 0 के इक्वल, z प्लस 3 इक्वल टू 10, तो z आ गया 7 के इक्वल। तो क्या हमारा पॉइंट जो इमेज वाला है वो कितना आ गया, 1, 0, 7। तो एक काम तो हमने कर दिया, 1, 0, 7 आया। अब इसमें क्या पूछा था, पहले तुम नोट कर लो। इमेज के बाद एक चीज और पूछी इस क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी वाई एक्सिस। एक तो हमने कोऑर्डिनेट बता दिए इमेज के, अब हमें डिस्टेंस ही बतानी है। तो वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, अब एक रूल याद रखो, देखो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये पॉइंट 2, 3 है, मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपसे बात कर लेता हूं, आपको समझ में मेरी बात आ जाएगी। और मैं कहूं बताओ इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी, तो आप कहोगे सर वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो इस पॉइंट में है, कितना है वाई 3, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। तो इसका मतलब अगर हमें जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे होगा वो कितना होगा, मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वो कितना होगा, देना वो हो जाएगा, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो यहां पे y है वही यहां पे y होगा, यानी ये 0 0 0 आ गया।
तरीका समझ में आया कैसे बताया कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता तो x0 और y वही होता जो हमसे जो पॉइंट गिवन होता है, तो y सेम रखो और x z को 0 कर दिया, वो ऑटोमेटिक लेकिन 0 0 आ गया। तो अब डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको किसी को भी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 मान सकते हो, चलो इसको मान लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, रूट 50 यूनिट्स आ जाएगा। चाहो तो 5√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5√2 यूनिट्स। क्लियर है पक्का? तो इसको नोट कर लो। अब इसमें एक और पार्ट भी है, क्या लिखा है इसमें, एक एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग दिस लाइन। अब ये लाइन इतनी सी दे रखी है, लैम्डा के बाद पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है, 0 0 0 है मतलब, और लैम्डा एक स्केलर नंबर है, अनदर एरोप्लेन है वो इस लाइन पे, मतलब दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन ये है, पहले आप पढ़ लो अच्छे से, फिर करते हैं इसको। देखो, और मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, कार्टेशियन मुझे सही लगता है, ठीक है। चलो एक लाइन हमारे पास ये है, इस वाले को मैं L1 बोल दे रहा हूं, और एक लाइन है L2, ठीक है। इनके बीच, अब ये लाइन हमारी L1 है, ये L2 है। चलो पहले L1 L2 कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें। L1 हम बोल रहे हैं ये है, तो इसमें देखो लैम्डा के पहले कुछ नहीं है, तो 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप प्लस लैम्डा के साथ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 0, और dr क्या होंगे, i j k के कोफिशिएंट यानी +1 -1 और 1। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c से x माइनस 0 अपॉन a यहाँ पे 1, y माइनस 0 अपॉन -1, z माइनस 1 अपॉन, और ये 1, सॉरी z माइनस z1 तो 0 ही है, ठीक है। और किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी पहली वाई लाइन आ गई। क्या आ गई पहली लाइन हमारी, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन -1, z माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ये हमने ऐसी पहली लाइन लिख ली अपनी। अब ऐसी दूसरी लाइन लिख लो, तो दूसरी लाइन हमारी L2 क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू के साथ है -2j प्लस का k। तो यहां पे पॉइंट क्या आएगा, i के साथ 1 है, j के साथ -1 है, k के साथ 0, और dr हमारा क्या आएगा, यहां से i है ही नहीं 0, j -2 और k 1। तो यहां पे अगर हम लिखें इसी वाली इक्वेशन से, तो x माइनस x1 अपॉन 0, y माइनस y1 है -1 तो +1 हो जाएगा, अपॉन b ये माइनस का 2, और z माइनस ये 0 है अपॉन ये 1 है, ठीक है, इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -2, z माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू म्यू। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा था, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस दो लाइन की शॉर्टेस्ट कब होगी, जब वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी हम लाइन परपेंडिकुलर, मतलब यहां पे भी परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर, तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब आपको सर ये परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा है, एक्चुअली 3D है, मतलब एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी है, मान लो होगा तो परपेंडिकुलर ना, बनेगा परपेंडिकुलर। वो दिख नहीं रहा है वो एक अलग बात है। अगर मेरे पास एक और पेन रखा हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, पेन तो नहीं है, ये है मेरे पास। अब देखो ये दो लाइन है, तो क्या आप समझ पा रहे हो, ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, समझ रहे हो। तो कुछ इसी तरीके से देखने में नहीं लगेगा, लेकिन 3D में वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अब क्या रूल लगाया जाए, तो एक मतलब इसका मतलब है ये पॉइंट अगर मैं P ले लूं और ये पॉइंट अगर Q, तो हम P पॉइंट और Q पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। जनरल पॉइंट कैसे निकलता है,
पहले आपने इतना नोट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लाइन पे जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे और पी क्यू कैसे आएगा। ठीक है, थोड़ा देखो खतरनाक क्वेश्चन तो है, नो डाउट, मतलब पूरा सेक्शन अगर देखें तो है थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे पी पॉइंट की बात करूं तो पी आएगा इस लाइन से, तो ये लाइन हमें मिली है x माइनस 0.1, y माइनस 0.-1, z माइनस 0.1 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से हम x y z जो निकालेंगे वही हमारा p पॉइंट होगा। क्या होगा? p पॉइंट। ठीक है, तो p पॉइंट कितना आएगा यहां से देखो, x माइनस 0.1 को हमने लैम्डा के इक्वल करा तो x आ गया लैम्डा, y माइनस 0.-1 को लैम्डा के इक्वल करा तो y आ गया माइनस का लैम्डा, और z माइनस 0.1 को लैम्डा के इक्वल करा तो z आ गया लैम्डा। तो फाइनली हमारा x y z आ गया। तो p पॉइंट कितना आ जाएगा? p पॉइंट आ गया लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा, ये आ गया हमारा p का कोऑर्डिनेट। अब इधर से निकाल लेते हैं q का कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन से। तो x माइनस 1/0 को म्यू के इक्वल करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो x तो 1 आएगा। तो q का x कोऑर्डिनेट आ गया 1 कॉमा y प्लस 1/-2, ये इसको म्यू के इक्वल करा तो म्यू कितना आएगा? माइनस का 2 म्यू, सॉरी y, यहां से y कितना आ जाएगा? माइनस का 2 म्यू और ये माइनस का 1, तो y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस का 2 म्यू माइनस का 1, और z माइनस 0.1 ये म्यू के इक्वल करा, z कितना आ गया? z आ गया म्यू के इक्वल। तो फाइनली ये भी आ गया। अब जब भी कुछ परपेंडिकुलर होता है तो हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। तो अगर इस लाइन की dr की बात करूं तो अगर हम pq के dr निकाल लें तो हम इस pq को परपेंडिकुलर इस लाइन से भी कर सकते हैं और इस लाइन से भी कर सकते हैं। तो क्या हमें p और q पॉइंट मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब देखो अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है तो इतना पहले नोट करो। अब हमारा प्राइमरी टारगेट है कि हम dr निकाल लें। यहां से क्या निकाल लें? dr। चलो dr निकालते हैं। dr ऑफ pq, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं और मैं लिखने जा रहा हूं dr ऑफ pq। pq के dr निकाल रहे हैं। अब dr कैसे निकलते हैं? 2 पॉइंट के। अब ये x2 माइनस x1, अब ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2, तो 1 माइनस लैम्डा कॉमा, अब देखो ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 म्यू माइनस का 1, और ये माइनस का होता है तो ये प्लस हो जाएगा अल्टीमेट, प्लस का लैम्डा कॉमा म्यू और ये माइनस का लैम्डा। फाइनली हमारा इतना आ गया रिजल्ट। ये dr आई है pq के साथ। अब आप क्या कंडीशन लगाओगे कि जो pq है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ, तो इसके dr जो नीचे लिखे हैं ये हैं और इसके dr जो मैंने निकाले हैं वो ये हैं। मतलब उसको थोड़ा साइज हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं जिससे थोड़ा पॉइंट भी दिखे आपको। और क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया तो मैं इस क्वेश्चन को तो ऊपर कर देता हूं। हाँ, अब आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। और मैं इधर कर देता हूं इस चीज को। मतलब मैं क्या करूंगा, जो PQ है वो हमारी परपेंडिकुलर है लाइन L1 के साथ। PQ के dr ये हैं और लाइन के ये जो नीचे लिखे होते हैं ये होते हैं dr। और कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 मतलब, चलो इसको ले लेते हैं a1, तो 1 माइनस लैम्डा। a2 मतलब दूसरी वाली जो लाइन है ये L1, यानी इसका dr 1। b1 हमारा ये हो गया, मान लो 2 माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 प्लस का लैम्डा, इसके साथ क्या है इधर नीचे -1 है, ADR है, प्लस C1 यहां पे म्यू माइनस लैम्डा और यहां पे C2 कितना है 1 इक्वल टू 0। इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करो, लैम्डा म्यू में एक कंडीशन आएगी, तो ये 1 माइनस लैम्डा, ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 म्यू
प्लस का 1 माइनस का लैम्डा और यहां म्यू माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो कितना आएगा देखो, 2 म्यू माइनस 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 3 लैम्डा और ये 1 प्लस 1 2 यानी -2 आ गया। ये एक फर्स्ट कंडीशन हमारी एक आ गई। अब सेम चीज पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा L2 लाइन के साथ, यानी इसके साथ। इसके डीआर ये है नीचे 0 -2 और 1, इसके डीआर ये है। तो 1 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा 0 में, वो कंडीशन होती है ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0। तो 1 माइनस लैम्डा 0 के साथ मल्टीप्लाई प्लस ये पूरा माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 प्लस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये ठीक है, -2 से प्लस म्यू माइनस लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई किससे, इधर 1 से इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको नोट कर लो इतना, और अब मैं थोड़ा ऊपर लेके इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, लैम्डा म्यू निकालता हूँ इससे और इससे, फिर पी क्यू की बात करेंगे। तो भाई ये तो 0 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 म्यू माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, इसमें म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 4 म्यू प्लस म्यू 5 म्यू, ठीक है, और ये माइनस का 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, क्योंकि देखो 2 लैम्डा और ये माइनस का 3 लैम्डा, और ये प्लस का 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2, सही है ना। देखो ये हो गया 5 म्यू, ये 3 में इतना है, ये सेकंड कंडीशन है। तो अगर इस कंडीशन को इसके नीचे लिख दो, यानी 2 म्यू माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2। अब साइन चेंज अगर करता हूं तो माइनस प्लस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, और 3 म्यू। तो क्या म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी? और अगर म्यू 0 आ रहा है तो म्यू को अगर मैंने 0 पुट करा यहां किसी भी इक्वेशन में, आप खुद से करें कैलकुलेशन, अगर म्यू को 0 कर दिया तो क्या लैम्डा 2/3 आ रहा है? पहले तो इतना मैं चेक कर लेता हूं, मैंने नोट कर रखा है कि कितना म्यू और ये सब आना चाहिए। तो आप देखो आपका कितना, अरे वाह सही आया, 2/3 और म्यू 0। ठीक है, अब म्यू अगर 0 आया है, अब पहले आप इतना नोट कर लो, फिर वापस चलते हैं और अपना पी और क्यू पॉइंट निकालते हैं। तो हमारा पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या था वो देखते हैं। हमारा पी पॉइंट था, हमारा म्यू 0 आया ना, और लैम्डा 2/3। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, देखो अगर पी हमारा था लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा है 2/3, तो 2/3 माइनस का 2/3, 2/3 माइनस 2/3 2/3, ये तो आ गया हमारा पी। और क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, अब म्यू है 0 तो ये 1, म्यू 0 है तो ये -1 बचेगा, और ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया पी और ये क्यू। तो एक काम आ गया, एक काम हो गया। क्या आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। तो कौन से वो पॉइंट होंगे, तो पी और क्यू हमने निकाल दिया, और बोला फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो पी क्यू बता दो डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये प्लस का हो जाएगा, होल स्क्वायर 0 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है, ये 3 माइनस 2 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये आ गया 1/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, तो ये आ गया तुम्हारा 6/9। तो 3 से कट रहा है 2/3, रूट 2/3 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है आंसर, रूट 2/3। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नोट कर लो इसको। तो ये था सेक्शन डी, कमाल का सेक्शन था, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो।
फीडबैक में कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा ये सेशन, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।